यूपी में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार थम गया है। 7 विधानसभा सीटों पर प्रचार थम गया है। बुलंदशहर, देवरिया, मल्हनी सीट पर प्रचार थमा है और इसके साथ साथ नौगवा, सादात और टुंडला सीट पर भी प्रचार थम गया है। घाटमपुर, बांगरमऊ सीट पर भी प्रचार थमा है। अब यहां पर प्रत्याशी अपना प्रचार नहीं कर सकते, चूंकि 3 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान होना है। 10 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। 3 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। प्रचार थम चुका है। अब प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकते। जितना प्रचार प्रसार करना था वो कर लिए, चूंकि अब 1 दिन का समय रह गया है। 2 तारीख और 3 तारीख को तो मतदान ही होगा। अब पोलिंग एजेंट अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, मौके पर पहुंचेंगे, बूथ पर पहुंचेंगे चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के लिए। और इसीलिए अब प्रचार प्रसार रोक दिया गया है, चूंकि 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार रोक दिया जाता है और अब कोई भी कैंडिडेट प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, यहां तक कि डोर टू डोर भी कैंपेन नहीं कर सकते। अब पोलिंग एजेंट का काम है, अब वो अपने अपने बूथों पर जाएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव है, कांटे की टक्कर है इन 7 सीटों पर। घाटमपुर, बांगरमऊ, जितेंद्र सीमाब और साथ साथ हमारे साथ नरेंद्र, 3 संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपसे ही जानूंगा, आपके यहां चूंकि सभी 7 उप सीटों पर उपचुनाव जहां हो रहे हैं वहां पर प्रचार थम गया है, क्या माहौल रहा, क्या स्थिति है, अब किसका काम है, सब कुछ पूरी डिटेल में दीजिए। बिल्कुल राहुल, जैसा आपने बताया कि अब 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम गया है और यूपी की सभी सीटों पर 3 तारीख को मतदान होगा। फिरोजाबाद जनपद की टुंडला विधानसभा में जहां एसपी शिव बघेल यहां से विधायक रहे थे, वो इस सीट को छोड़े हैं। उसके बाद से यहाँ उपचुनाव हुआ है। सभी पार्टी के नेता, प्रत्याशी, उनके समर्थक सभी ने अपनी भरकस कोशिश की प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने की, लेकिन अब वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। अब प्रशासन और जो चुनाव पर्यवेक्षक समिति है वो मॉनिटरिंग करेगी। ऐसी स्थिति में आज पुलिस लाइन में एक ब्रीफिंग की गई है। पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, उनको उनके इलाके बताए गए हैं, सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही सारे एसडीएम, ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक ये भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि 3 नवंबर को सुबह मतदान शुरू होगा और मतदान बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। मतदान करें। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नरेंद्र, सबसे अहम यह है, आपकी विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव हो रहा है, जहां आप कवरेज कर रहे हैं, वहां इस बार कौन कौन से मुद्दे छाए रहे? चूंकि अब प्रचार प्रसार तो नहीं हो सकता है, या एक बार फिर पोलराइजेशन देखने को मिला है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल 2 सीटें हैं, जहां पर बुलंदशहर में एक सीट है सदर की और दूसरा नौगावा सादात है अमरोहा में। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार जो है वो अभी शाम को थम गया है। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और आपको बता दें कि जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा ज़मीनी नहीं था जिसको लेकर नेता लोग जो हैं वो मतदाताओं के पास गए हों। केवल यही मुद्दा था कि जो बीजेपी के काम हैं वो बीजेपी कहीं ना कहीं फेल्योर रही है उन सब में, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी, इन सब ने ये दिखाया है कि समाजवाद जो बीजेपी के फेल्योर काम हैं उनके अगेंस्ट में उनको वो वोट करें, और उनके जो काम हैं, जो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के पहले काम रहे हैं या फिर आरएलडी के काम रहे हैं या फिर बसपा के जो काम रहे हैं, उन कामों के बलबूते उन्होंने वोट मांगा है मतदाताओं से। सीधे सीधे ये जो इलेक्शन है इसमें मुद्दों जैसी कोई चीज़ निकलकर सामने नहीं आई। जहां तक बात करें दमखम लगाने की, तो आपको बताएं कि बड़ा दिलचस्प रहा ये इलेक्शन, क्योंकि 22 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों विधानसभाओं में चुनावी कैंपेन किया था, अपनी बड़ी बड़ी रैलियां की थी। इसके बाद से लगातार करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं वो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लगातार। नरेंद्र, अगर अमरोहा की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और राज्य के भी पदाधिकारी यहाँ पर पड़े हुए हैं।
बिल्कुल, अमरोहा में भी यही स्थिति है। करीब 4 वहां पर मंत्री हैं राज्य सरकार के, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। इसके अलावा करीब दोनों विधानसभाओं पर अगर गिना जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के जो एमएलए हैं बीजेपी के, वो लगातार लगे हुए थे। बहुत बड़ा अमला जो है वो बीजेपी ने उतार रखा है, किसी भी तरह की चूक नहीं होने देना चाहती। दूसरी तरफ जो बसपा और सपा है, आरएलडी है, वो बड़े ताकत से इस चुनाव को लड़ रही है। बुलंदशहर में आरएलडी और सपा ने एक अपना कंबाइंड प्रत्याशी खड़ा किया है जो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर है। इसी तरह अमरोहा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है जो आरएलडी के गठजोड़ में है और अपने चुनाव चिन्ह पर खड़ा किया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प ये रहा कि अभी 4 दिन पहले, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और बुलंदशहर में जो टक्कर है वो सीधे सीधे जो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी है उसके साथ है। और अमरोहा में ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पर उतनी ही शिद्दत से जो बसपा का प्रत्याशी है वो भी लड़ रहा है और वही शिद्दत जो है वो जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है उसका प्रत्याशी लड़ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो है वो ये देखने को मिला कि जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ तो जो बयान आया मायावती का, उससे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बसपा के वोटरों में और वो लगातार देखने को मिली है और उसका जो विरोधी दल है वो लगातार फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, हमारे साथ बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने एक जुलूस निकाला बुलंदशहर में। आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, आपने दोनों विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से बताया। नरेंद्र, सीमाब हमारे साथ जुड़े हैं। सीमाब, ये 2020 के जो परिणाम हैं 2022 के संकेत हैं, क्या देंगे या बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है? अभी उसमें 1.5 साल का वक्त है। देखिए, आज से चुनाव प्रचार थम ज़रूर गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रही इस पूरे उपचुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने दमखम के साथ प्रचार शुरू किया है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके अलावा दीगर नेता, पूरा संगठन, पूरे मंत्री, सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी लोगों ने 7 विधानसभा पर जाकर पूरी तरह से मेहनत किया। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो कई जगहों पर कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला है। कई जगह जो है वो बसपा का और सपा का और भारतीय जनता पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला है। तो ज्यादातर जो है वो स्थितियां इसी तरह की सभी सीटों पर बनी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ज्यादा मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मैदान में थे, प्रदेश अध्यक्ष यानी दूसरे भी मैदान में दूसरे दल हैं और दूसरे दल हैं। उनकी बात में बताता चलूं आपको कि ना तो अखिलेश यादव ने एक भी रैली की है और ना ही मायावती ने एक रैली की है और ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस उपचुनाव में रैलियां करने के लिए आया, प्रचार करने के लिए आया। तो जाहिर है कि ये जो 6 सीटें हैं, 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की थी, जहां से इनके लोग चुनाव जीते थे और उनके या किसी का निधन हो गया या किसी दूसरी वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ पारसनाथ यादव की अगर सीट छोड़ दी जाए जौनपुर वाली, तो बाकी 6 सीटें सभी की सभी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का फोकस करना सभी सीटों पर लाजमी था। अगर उपचुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा गच्चा खा जाती है या चुनाव हार जाती है, हमारे तो साथ दीपक भी जुड़ गए हैं। इनसे पूरी स्थिति लेते, चूंकि इनके यहाँ जिस सीट पर चुनाव हो रहा है वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं। दीपक, आपके यहाँ क्या माहौल है? चूंकि अब तो प्रचार थम गया, क्या मुद्दे रहे या मुद्दे नहीं रहे? लोग अपने दम पे खींचते रहे कि हम आएंगे तो जिताएंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, क्या चीजें रही? आप विस्तार से बताइए, इस उपचुनाव में आपको क्या देखने को मिला? जो विधानसभा सीट है यहाँ के बाद बताना चाहूंगा मैं कि भाजपा ने यहाँ पर प्रचार प्रसार में कोई जो अपनी ताकत है वो छोड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री भी आए और उसके साथ ही साथ जो है उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन अगर दूसरे दलों की बात किया जाए तो ना ही सपा का कोई प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में आया है और ना ही जो है बसपा का जो है कोई बड़ा नेता जो है वो मैदान में आया है। किसी ने जो है चुनाव प्रचार नहीं किया है। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस एक ऐसा दल है जहां पर जो है बड़े नेता जो है वो मैदान में आए। प्रमोद तिवारी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू, वो उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो है ये कहा जा सकता है कि जो घटमपुर विधानसभा की सीट है वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। जी
बिल्कुल नरेंद्र, ये बताइए, दूसरे दलों के बड़े नेता चुनाव में, उपचुनाव में दिखे नहीं, क्या इसका असर पड़ेगा? सीमा आप कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता दिखे, लेकिन दूसरे दलों के बड़े नेता प्रचार करते कहीं नहीं दिखे। देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो दोनों सीटें हैं, चाहे बुलंदशहर सदर हो या नौगामा सादात, ये दोनों सीटें वो हैं जहां पर बीजेपी के जो नेता थे वही यहाँ पर काबिज थे, और जिनमें चेतन चौहान जो खेल मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, और दूसरी तरफ जो पूर्व मंत्री और निवर्तमान विधायक थे बीरेंद्र सिंह सिरोही, वो बुलंदशहर से थे। तो सवाल यह है कि जो प्रतिष्ठा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की और बीजेपी की दांव पर लगी है, क्योंकि अगर ऐसे हालात में अगर ये सीट किसी तरह उनसे इस बाई इलेक्शन में निकल जाती है तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। जैसा कि लोकसभा की कुछ सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें जो सीटें थी वो निकल गई थी यानी बीजेपी के हाथ कांटे की से, तो टक्कर बड़ा है। खिल्ली उड़ी थी बीजेपी नरेंद्र कह रहे हैं, तो उसी तरीके से ये बड़ा, बिल्कुल ये बड़ा भले ही बड़े दल के नेता नहीं गए प्रचार करने, लेकिन ग्राउंड पर कांटे की टक्कर है। सीमा, मैं आपके पास आऊंगा, जितेंद्र से पहले सवाल ले लेता हूं। जितेंद्र, आपके यहां भी कांटे का मुकाबला है? बिल्कुल राहुल, यहाँ तो कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल इस सीट को छोड़े हैं, आगरा से सांसद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में एसपी सिंह बघेल अपनी बेटी के लिए भले ही यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इस बात पर दांव पर लगी है कि भाजपा ने उन्हें इस जो चुनाव का है पूरी जिम्मेदारी दी है। साथ ही जो ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन ऑल देखा जाए तो भाजपा ने सारे दिग्गज इस विधानसभा में भेजे हैं इस बात को लेकर कि ये सीट किसी भी कीमत से हमसे जानी नहीं चाहिए। जैसा कि फूलपुर वाला मामला हुआ था, आपको याद हो, तो भाजपा कतई नहीं चाहेगी कि फूलपुर जैसी स्थिति हो, अपनी सरकार में रहते हुए वो हारे। तो भाजपा फिरोजाबाद टूटना की बात की जाए तो किसी भी कीमत पर इस सीट को नहीं हारना चाह रही है। इसी का नतीजा है कि तमाम दिग्गज रात दिन यहाँ डेरा डाले हुए हैं, प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीमा, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी के जगहों पर जो दूसरे बड़ों दल के नेता गए नहीं प्रचार करने। यही बात नरेंद्र भी कह रहे हैं और यही बात जितेंद्र भी कह रहे हैं कि अंदर खाने से जो उनकी चुनावी रणनीति है वो बड़ी मजबूत है। नरेंद्र अपनी 2 विधानसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। सीमा, देखिए, ज्यादातर सीटों का यही हाल है। बांगरमऊ की बात अगर की जाए तो यहाँ कांग्रेस भी टक्कर में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर चुनाव मजबूती से हो रहा है। यहाँ पर भी बड़ा नेता कोई नहीं गया दूसरे दलों का, उसके बावजूद जो जमीनी नेता थे, वहाँ के लोकल लेवल के नेता थे, उन लोगों ने मेहनत किया है। इसी तरह से जो कमल रानी वरुण की सीट थी घाटमपुर, वहाँ पर भी कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वहाँ भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो कई जगहों पर सीटों पर प्रचार करने के लिए गए हैं, लेकिन मायावती बजाते खुद कहीं पर नहीं गई हैं। ये बात दीपक से ही पूछते हैं, क्योंकि आपने घाटमपुर का जिक्र कर दिया। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, सीमाब लखनऊ से ये बता रहे हैं कि मामला त्रिकोणीय है आपके यहां, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा जो है बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा जरूर की थी, लेकिन उसके अलावा अगर बात किया जाए जो ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर जो प्रचार प्रसार होता है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो सुस्त नजर आए हैं। जबकि वहीं अगर कांग्रेस की बात किया जाए या भाजपा की बात किया जाए तो ये जो है धरातल पर इन्होंने जो है बड़ी बड़ी जनसभाओं के साथ में ही इन्होंने जो है धरातल पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं किया है, गांव गांव जाकर के जो है लोगों से जनसंपर्क किया है। तो कहीं ना कहीं जो है मजबूती से केवल यही 2 दल नजर आए हैं। हालांकि बसपा जो है, बसपा में भी अच्छा खासा जनाधिकार नजर आया है, लेकिन जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच नजर आ रहा है। यानी 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में मुकाबला कड़ा है आपके यहाँ, आप ये बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। नरेंद्र, आपका भी धन्यवाद, जितेंद्र आपका भी, और सीमाब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इन 7 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है, अब मतदान यहां पर 3 तारीख को है, और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि अब यहां पे प्रचार प्रसार थम गया।
विधानसभा सीट पर मामला रोचक है, इसलिए अपने संवाददाताओं से कुछ और जानकारी लेंगे। ये देखिए कानपुर नगर घाटमपुर की सीट की स्थिति देखिए। यहां पर उपेंद्र पासवान, कृपाशंकर, इंद्रजीत कोरी के बीच में बीजेपी से मनोज सिंह लड़ रहे हैं और सपा से लकी यादव के बीच मुकाबला कड़ा है। मनोज सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और बुलंदशहर से सदर सीट की बात करें तो बीजेपी से उषा सिरोही, सुशील चौधरी और प्रवीण कुमार सिंह यहां पर आरएलडी लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र ने बताया कि यहां पे सपा का साथ है। देवरिया की सीट सत्य प्रकाश मणि, मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी, सपा से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी और अभयनाथ त्रिपाठी। और अगर फिरोजाबाद की बात करें तो बीजेपी से प्रेमपाल धनगर लड़ रहे हैं, साथ दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल। और इधर उन्नाव बांगरमऊ सीट पर श्रीकांत कटियार, आरती वाजपेयी कांग्रेस से। और अमरोहा की सीट बड़ी अहम है, संगीता चौहान, डॉक्टर कमलेश सिंह, सैयद जावेद अब्बास, फुरकान अहमद, ये बड़ी बात है। और घाटमपुर की बात करें तो मामला दिलचस्प है। कुल मतदाता यहां पर 3,25,000, दलित की संख्या 1,10,000, ब्राह्मण 50,000। दीपक, दलितों की संख्या यहां पर बहुत है। और साथ ही साथ दीपक से बात करेंगे, देखिए ये बुलंदशहर की सीट की बात करें, अमरोहा की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प है। ये सारे उपचुनाव के हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। 7 विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, 2 सीटों पर कैबिनेट मिनिस्टर के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। बांगरमऊ में कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। मल्हनी से समाजवादी पार्टी के विधायक के निधन होने के बाद चुनाव हो रहा है। और ये 7 सीटों पर जो चुनाव है वो 2022 के संकेत हैं। क्या ये 20 के जो चुनाव हैं सीमाब नकवी, ये 22 के संकेत माने जाएं? देखिए, चुनाव से पहले 2022 का जो चुनाव होने वाला है, उससे पहले ये उपचुनाव हो रहे हैं, इनको सेमीफाइनल मानिए राहुल, क्योंकि इनमें जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं आगे के चुनाव की रणनीति को तय करेगा। और दल भी जो है, राजनीतिक दल, वो अपना स्पष्ट करेंगे रुख कि किस तरह से उनको आगे मेहनत करनी है और कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इसको लेकर वो जाहिर है कि वो आगे की रणनीति बनाएंगे। और जिस तरह के चुनावी समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल सीमाब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हम लगातार आपको सीटों का अपडेट दे रहे हैं। देवरिया सदर सीट का अपडेट दे रहे हैं आपको, फिरोजाबाद की टूंडला सीट का अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी से प्रेमपाल धनगर, स्नेहलता, श्रीकांत कटियार अब ये सब प्रचार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस से कमलेश सिंह, बीजेपी से संगीता चौहान, सैयद जावेद अब्बास और फुरकान अहमद बसपा से। यहां मुकाबला चतुष्कोणीय है, 4 लोगों के बीच में है। कानपुर नगर की घाटम सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है। इंद्रजीत कोरी, कृपाशंकर और उपेंद्र पासवान के बीच मामला दिलचस्प है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी मामला दिलचस्प है, चूंकि बीजेपी से मनोज सिंह हैं और समाजवादी पार्टी से लकी यादव हैं। इनके पिता पहले विधायक थे, अब ये यहां प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। सीमाब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सीमाब कह रहे हैं आप ये कि सेमीफाइनल माना जाए 2022 का, कैसे, क्यों? देखिए, बिल्कुल इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है। जौनपुर की अगर सीट छोड़ दी जाए पारसनाथ यादव की, तो उसके अलावा जो 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से प्रत्याशी चुनाव जीते थे। चाहे वो चेतन चौहान की सीट रही हो, चाहे कमल रानी वरुण की सीट रही हो, या फिर यहाँ से जो है उन्नाव वाली सीट रही हो।
हो। इन सभी सीटों को देख लिया जाए, तमाम सीटें हैं। देवरिया में जन्मेजय सिंह उनकी सीट थी, तो इस तरह से तब ज़्यादातर लोग जो है वो मृत्यु हो गई है या कोई दूसरी वजह रही हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से चुनाव दोबारा हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक सीट ऐसी है जौनपुर वाली, जहां पर से पारसनाथ यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वो विधायक थे, अब वहां पे भी चुनाव हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी जो 6 सीटें हैं उसमें से सीटें कम हो, ताकि जो है विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिले और या नहीं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हों। तो जाहिर है इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता, इसके साथ ही साथ जो सरकार के मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी तमाम जगहों पर, 7 विधानसभा सीटों पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रोहित हमारे साथ हैं। आप मल्हनी सीट की बात भी कर रहे थे और रोहित, मल्हनी सीट पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, चूंकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के आ जाने से, धनंजय सिंह के आ जाने से मामला फंस सा गया है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, पिछले 4 दिन से लगातार मैं मल्हनी में चकमक कर रहा हूं। जनता का मूड मैंने भापा। यहाँ पे सीधी सीधी लड़ाई जो है, हाँ। समाजवादी पार्टी चूंकि उनकी परंपरागत सीट रही है, हाँ। तो सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पे लड़ाई सीधी सीधी थी, लेकिन बीच में धनंजय सिंह निर्दल के रूप में आ गए हैं और परंपरागत कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक राजपूत प्रत्याशी को वोट दिया है। धनंजय सिंह भी राजपूत बिरादरी से हैं, तो कहीं न कहीं राजपूतों का वोट जो है वो उसको काट करके समाजवादी पार्टी को वो फायदा दे रहे हैं। एक प्रकार से मैदान, एक नारा भी लग रहा है कि लकी भैया के समर्थन में धनंजय भैया मैदान में, यानी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी वोट काटेंगे वो भाजपा का वोट काटेंगे। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अगर ठाकुर बिरादरी की वो बात करें तो इस बार उस धनंजय सिंह के पाले में न जाता देख वो ये देख रहा है कि हमारा वोट जो है खराब नहीं होना चाहिए। जो पार्टी यदि जीतती है, यानी जो भाजपा के निकट महसूस करते हैं, तो उनका रुझान अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना हुआ है। रोहित, यानी ये सीट निकालना सपा के लिए बहुत आसान नहीं है, टक्कर कड़ी है जो आप बता रहे हैं, मुकाबला कड़ा है। निश्चित रूप से अभी शुरुआत में तो कहा जा रहा था धनंजय सिंह के मैदान में आने से काफी भाजपा के वोट कट रहे थे कि एक तरफा सपा की जीत लगभग लग रही थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, एक बिरादरी के नेता कहें, अपने अपने तरीके से फील्डिंग सजाए हुए हैं। निषाद पार्टी के जो मुखिया है वो और संत कबीर नगर के सांसद, यानी दिलचस्प है मुकाबला आपके यहाँ। रोहित, जो आप बता रहे हैं, अनुराग से भी जरा पूछ लेते हैं कि इनकी बांगरमऊ विधानसभा सीट का क्या हाल है। अनुराग बताइए, क्योंकि प्रचार तो थम गया, क्या देखा आपने? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं, प्रचार थम चुका है। जो यहाँ का माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म है, जहाँ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लगातार कई मंत्री डेरा डाले हुए थे यहाँ और बूथ स्तर पर मतदाताओं को रिझाने के लिए टीम बनाकर काम कर रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वापस पाने की सीट रही है। आपको बता दें, बीजेपी यहाँ पहली बार जीती थी जब 2017 में कुलदीप सेंगर बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव जीते थे। इसके पहले बीजेपी ने कभी इस सीट पर अपना खाता खोल नहीं पाया। अब बीजेपी अपनी इस सीट को बचाना चाहती है। बड़ी चीज आपको एक राहुल ये भी बता दूं कि जो यहाँ के मतदाता हैं उसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जिनको साधने के लिए सभी राजनीतिक दल तमाम तरीके के कवायद कर चुके हैं। अगर सपा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं वो लगातार यहाँ डेरा डाले रहे हैं अभी तक और मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। ये सीट मुख्य रूप से समाजवादी सीट मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कुलदीप सेंगर 2007 में चुनाव जीते थे, उसके पहले अशोक सिंह बेबी रहे हैं। ये समाजवादी गढ़ कहा जाता है ये सीट, लेकिन बीजेपी ने 2017 में सीट जीती थी, कुलदीप सेंगर जीत कर सदन गए थे। अब बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी साख बरकरार रखना चाहेगी। साख तो कईयों लोगों की दांव पर है। अनुराग, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी चुनाव रोमांचक है। 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं और स्वाभाविक है ये संकेत हैं 22 के। और सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। नमस्कार।